हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टॉप क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आज 11th क्लास का चैप्टर 5 लेके आया हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 5 क्लास 11th स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर 5 में बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। तो फर्स्ट हेडिंग आपकी यही है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको बताया जाता है, दीज आर रिटन स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। तो स्टूडेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको ये बताया गया है, जितने भी आप प्रैक्टिस या आप जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करोगे, प्रिपेयर करोगे, तो वो एक स्पेसिफाई यूनिफॉर्म यानी रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए और वो रूल्स रिटर्न में लिखे हुए हों। यही आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड बात करते हैं नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेचर कैसा होता है। फर्स्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले डाउन इज़ द नॉर्म ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस बाय वे ऑफ कोड्स टू डायरेक्ट एज टू हाउ द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट शुड बी डील्ड with accounts and disclosed in the financial statement। स्टूडेंट्स, इसमें आपको बताया गया है कि जितनी भी आपके अकाउंटिंग पॉलिसी होती हैं या जितने भी कोड होते हैं, उनके द्वारा आप कोई प्रैक्टिस या कोई प्रिपेयर करते हो, कोई अकाउंट रेडी करते हो या कोई इवेंट है, जितने भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं जिन्हें भी आप डिस्क्लोज़ करना चाहते हो, तो वो सभी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको बताया जाता है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ फॉलो होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट है, सेकंड है, इन दिस वे दे रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट बिजनेस यूनिट बिकम कंपेरेबल। तो स्टूडेंट, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, ये एक बिजनेस से यूनिट से डिफरेंट होता है, बिल्कुल उससे कंपेरेबल नहीं कर सकते। तो जो बिजनेस यूनिट होगी हमारी, वो एक हम अलग वे में रेडी करते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, हम एंड में ही बनाते हैं, या कि ईयर के एंड में, तो उससे हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है। तो हम उसे किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रखेंगे, क्या उसे शो करेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया जाता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितनी भी उसकी पॉलिसी होंगी, जितनी भी आप प्रैक्टिस है, या जितने भी आप उसे बनाओगे, तो वो सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर ही आता है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट है, द प्रिस्क्राइब अ प्रिफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम द अवेलेबल इज़ द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग वन इज़ द वन मोर अकाउंटिंग प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, जितने भी एक या एक से ज़्यादा अकाउंटिंग प्रॉब्लम होगी, मेथड्स होंगे, तो वो सभी आपको प्रिपेयर करने होते हैं एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जितने भी अवेलेबल होते हैं वो सभी आपको यहीं बताया जाता है। तो ये सब चीज़ें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी, जितने मेथड्स होंगे, वो सभी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ही आते हैं, ये नेचर है उसका। और लास्ट स्टूडेंट्स, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज टू द बेसिस ऑन विच सच स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये बताया, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करेगा यूज़र्स, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए। और ये सभी स्टेटमेंट मतलब आप रेडी करेंगे तो ये एक बेसिक होने चाहिए, मतलब आपको इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इन्वॉल्व करना होगा। ये सभी चीज़ें अकाउंटिंग नेचर में आती हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो हम स्टूडेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बताया आपको, टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स, आपको जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनकी प्रेजेंटेशन देनी है, उसकी प्रिपरेशन बतानी है कि वो आपने किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाया है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सेकेंड स्टूडेंट्स, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट यूजर्स अबाउट इज द पॉलिसी अडॉप्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टूडेंट, जितने भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करोगे, जितनी भी उसकी अडॉप्ट हैं, जितनी पॉलिसी अडॉप्ट करते हो, तो उसमें जितने भी यूज़र्स होंगे उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, जितने भी आप फाइनेंशियल
प्रिपरेशन करोगे या उसे जो पॉलिसी होगी उसे अडॉप्ट करोगे, तो उसे आपको बताना होगा। तो ये सभी चीज़ें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव में आती है। नेक्स्ट है टू रिमूव द इफ़ेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट जितने भी हमारी पॉलिसी होती है, जितनी हम प्रैक्टिस होती हैं केवल किसकी, अकाउंटिंग की, तो उन्हें हम सिर्फ और सिर्फ रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद कोई इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन ये सभी चीज़ें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत ही कर सकते हैं, उसमें उसके अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ही आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ, टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में बच्चों कंपेरेबिलिटी भी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों से इंश्योर हों, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव भी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेनिफिट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव द रियलाइबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो स्टूडेंट्स हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो रियलाइबिलिटी होगी एंड क्रेडिबिलिटी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, हम उसे इम्प्रूव भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो सेकंड है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड बताया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने अभी आपको बताया कि इसका ये बेनिफिट भी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपेरेबिलिटी और कंसिस्टेंसी को भी आप इंश्योर कर सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है यानी थर्ड पॉइंट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प टू द रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमंग वेरियस ग्रुप्स। जो अलग अलग ग्रुप होंगे, जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट ग्रुप होंगे, अलग अलग पार्टी होती हैं, तो उनमें भी ये हेल्प करता है। कौन? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी आप उसे बता सकते हो कि ये हमने इस स्टेटमेंट को इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रेडी किया है, प्रिपेयर किया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स फोर्थ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द चांस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड्स। तो स्टूडेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंटली ये भी रिड्यूस, ये चांसेस कम कर देता है कि जो मैनिपुलेशन है या फ्रॉडबाजी है तो वो फ्रॉड को मतलब उसे कम कर देता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ उसे ही पता होगा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी इसके रूल को जानता होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये फ्रॉड या मैनिपुलेशन के चांसेस भी कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट है हेल्प टू ऑडिटर्स। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है तो वो ऑडिटर्स की हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि उससे वहाँ वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये किस अकाउंट के अंडर आएगा या ये किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर आएगा, तो ताकि वो इजीली ऑडिटर्स उसे सर्च कर सके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो स्टूडेंट हम लिमिटेशन देख लेते हैं। फर्स्ट है रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? देखो जितने भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया होता है, मतलब उसकी एक पहचान होती है। तो ये सभी चीज़ें क्या आएंगे? रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव में आएंगी। तो सेकंड है राइग्ड इन नेचर। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे अभी मैंने आपको बताया था रेस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स ये है राइग्ड इन नेचर। जैसे हम रेस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव में मतलब एक जो हमारी क्षमता होती है या प्रबल हमारे जितने भी डिसीजन होंगे, मतलब हमें कोई फ्रॉडबाजी नहीं मिलेगी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो यही यहाँ पे भी सेम स्ट्रिक्ट मतलब मीनिंग यही है राइग्ड इन नेचर में भी जितने भी डिसीजन होंगे या जो भी हमारे जो रूल हैं वो क्या हैं, वो स्ट्रिक्ट रहेंगे। जो वो रूल रहेंगे हमारे कि हाँ इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हम बोल देते हैं ना कि ये कठोर डिसीजन है, ये स्ट्रिक्ट है, ये रूल है, तो इसलिए राइग्ड इन नेचर होता है लिमिटेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बेस ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस होता है। और लास्ट है ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ ऑडिटर्स। तो जितनी भी जजमेंट होगी वो किसकी होगी? ऑडिटर्स की होगी। ये भी किसके लिमिटेशंस है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। स्टूडेंट्स अब तक हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ा, अब हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो
इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को आप शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हो IFMR। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ बात कर लेते हैं। द टर्म्स IFRS रेफर्स टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इशू बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, यानी हम इसे बोलेंगे IASB। IFR also cover the wide range of international accounting standard issued by the International Accounting Standard Committee, इसे हम बोलेंगे IASC। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी IAS रिक्वायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी विद ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS। तो स्टूडेंट्स इसमें यहाँ बताया गया है जितनी भी वाइड रेंज होंगी, ठीक है, जितनी भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू की, यानी जितनी भी बाहर वाली जितनी भी रेंज होंगी, जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, जितनी समस्याएं होंगी, तो उसे सबको उस सब का सॉल्यूशन जितने भी उसमें इशू आएंगे किसके द्वारा या किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो उन सभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कौन करेक्ट करेगा? IFRS मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगी वो कंपनी वो सभी की सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेगा या सभी की रिक्वायरमेंट्स को देखेगा IFRS। स्टूडेंट्स हम यहाँ देख लेते हैं नीड ऑफ IFRS। तो स्टूडेंट्स ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो IFR का मीनिंग बता सकते हैं? ओके स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया था कि इंटरनेशनल, देखो मैंने यहाँ लिखा है ना अभी आपको, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे आप। फर्स्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पे इजी एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट। जो आपकी ग्लोबल कैपिटल मार्केट होंगी उसे क्या करेंगे आप, एक इजी वे में इंक्रीज़ करते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। इजी टू मेक कंपैरिजन, जितना भी कंपैरिजन होगा वो, जितना भी आपको कंपैरिजन बनाना है वो क्या करना है, ईजी बनाना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जितनी भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी वो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। उसके बाद है स्टूडेंट्स लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज एब्रोड। जितना भी आप कैपिटल को रेज करेंगे कहाँ से, एब्रोड से। एब्रोड का मीनिंग मतलब विदेश होता है, फॉरेन। तो जितना भी कैपिटल आप रेज करोगे एब्रोड से वो एक लोअर कॉस्ट पे होनी चाहिए, यानी कम कॉस्ट पे होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फेयर, ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। जितना भी हमारी एसेट्स हैं हम उसका वैल्यूएशन करते हैं तो वो ट्रू और फेयर होना चाहिए, क्योंकि हमें इसकी नीड है। किसमें? IFRS में। ओके स्टूडेंट्स, वैल्यूएशन मतलब एसेट्स पहले कितनी थी अब कितनी हो चुकी है, तो ये वैल्यूएशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है लास्ट आपका डिफ़िकल्ट ऑफ कमिटी फ्रॉड एंड मैनिपुलेट द अकाउंट्स। स्टूडेंट्स जितनी भी कमेटी होती है, जितनी भी फ्रॉड कमेटी हो या जो आपकी मैनिपुलेट होती है अकाउंट्स के अंदर, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्टी ना हो इसलिए हम इस स्टैंडर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो हमें इससे प्रॉब्लम नहीं होती। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या देखते हैं, अब हम इसके बेनिफिट देख लेते हैं। बेनिफिट ऑफ IFRS सबसे फर्स्ट है हेल्पफुल टू एंटरप्राइज ऑपरेटिंग ग्लोबली। तो जितना भी आपका ऑपरेटिंग ग्लोबली होगा यानी एंटरप्राइज होगा तो वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। हेल्पफुल टू इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स को हेल्प करेगा, ये हमारी नीड है। इंडस्ट्री यानी हमें ये बेनिफिट देगा, ये भी हेल्पफुल होता है। लो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फ्रॉड अब्रॉड, मतलब बिना धोखाधड़ी किए अब्रॉड से लो कॉस्ट पे हमें कोई भी गुड्स देना या कोई भी वर्क करना, रॉ मटेरियल लेना, तो वो सब चीज़ें हमें बेनिफिट देती हैं। स्टूडेंट्स लास्ट है आपका सेकंड लास्ट है, यानी फिफ्थ आपका पॉइंट है ये हेल्पफुल टू अकाउंटिंग प्रोफेशनल, यानी अकाउंटिंग प्रोफेशनल में आपको हेल्प करता है। और यहाँ आपको ट्रू एंड फेयर दिखाता है। ये क्या दिखाता है स्टूडेंट्स, ट्रू एंड फेयर। ओके स्टूडेंट्स अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स, एंड अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके स्टूडेंट्स।